हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई किसी की बात उठा लेता है, कोई किसी की उठा लेता है, उसकी कोई ख़ास अहमियत है नहीं। अहमियत इस बात की अब है कि क्योंकि इसमें एक रुकाव आया है ऑपरेशन के अंदर, इसका मतलब जो मिसाइल फायर हो रही थी दोनों तरफ से, जो ड्रोन्स फायर हो रहे थे दोनों तरफ से, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन फायर हो रही थी दोनों तरफ से, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं हो रहा था, ये पूरे बॉर्डर पे हो रहा था। इसका मतलब आप नॉर्थ से लेके आप पूरा जो बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वहाँ पर ये कार्रवाई करनी है। अब देखिए पाकिस्तान क्या करेगा, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो रहस्य की बात है, बहुत सीधी सी बात है। अगर ये न्यू नॉर्मल है, और जैसे अब हम जानते हैं, ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन से लड़ाई है। क्योंकि चीन जो है वो अपना हाथ नहीं दिखा रहा है, खुद शामिल नहीं हो रहा है जंग में, पर पाकिस्तान की हर तरीके से मदद कर रहा है। तो अब जो पाकिस्तान के पास असला है जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स, आज ड्रोन सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। कमर्शियल ड्रोन को मिलिट्री वैल्यू बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। टर्की से वो ड्रोन लेंगे, पर पहले मैं चाइना की बात ख़त्म कर लूँ। अब कई सारा पैकेज जो है जो रुका पड़ा था, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी पिछले ही महीने जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बब्बर सिद्धू, ये वहाँ गए थे चीन, और वहाँ वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्यों मिले? जो अब इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया था हवाई जहाज़, जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो इनको दे देंगे आप। अच्छा, आगे चलिए। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का, ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स हैं। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपने न्यू नॉर्मल बना दिया, पॉज आपकी टूटेगी। अब पॉज कैसे टूटेगी? मान लीजिए अगला हमला हो गया। अब JNK में इस तरीके के आतंकी हमले तो होते रहते हैं, और ये रुकने वाले थोड़ी ना है। तो अभी क्या होगा, एक और चीज़ प्रधानमंत्री ने बोल दी है, और वो ये बोली है कि कोई भी आतंकी हमला होगा, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हाँ, ये बात सेना के प्रवक्ताओं ने भी कही थी। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉज है, जो अभी लगा हुआ है न्यू नॉर्मल पे, वो उठ जाएगा। और जैसे उठेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने जो लड़ाई करने का, देखिए अभी क्या हुआ, ये भी एक आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने करा था 6-7 मई से शुरू हुआ, 6 रात से, ये लड़ाई नहीं थी, ये थी एक क्राइसिस सिचुएशन। हाँ, इससे भी हम समझना चाहते हैं क्योंकि आम समझ में हाँ, यह युद्ध था। हाँ, और बार बार कहा गया युद्ध था, टेलीविज़न चैनल्स में भी युद्ध चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको सुन रहा था और बाकी लोगों को भी सुन रहा था, और वे कह रहे थे ये युद्ध नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ये क्या था? हाँ, तो देखिए अभी क्या है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बताना इसके बारे में। पहले तो मैंने जैसे आपसे बोला, न्यू नॉर्मल है। एक मान लीजिए, जो ना हो तो अच्छा ही है, एक आतंकी हमला हो गया,
इसके ऊपर से लिफ्ट जो एम्बार्गो है वो हट गया। एम्बार्गो जैसे ही हटेगा उसके पास भी बहुत असला है। हमारा तो असला इंडिजिनस हो रहा है। इंडिजिनस बनाने में टाइम लगता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना इस समय दुनिया की एक महान ताकत है, उसके पास ये सब असला है, वो तो अभी उसको फ़ौरन हाथ में पकड़ा देंगे। उसके बाद क्या है, ये जो हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई से 3 बड़े कदम नीचे है। और वो 3 कदम क्या है, ये जो हमने देखा था इसको हम बोलते हैं ये एक क्राइसिस सिचुएशन थी। ये क्राइसिस हो गई। क्यों क्राइसिस हो गई? क्योंकि लड़ाई का मतलब ये होता है कि साहब आपके पास जितनी ताकत है, आर्मी में जितनी ताकत है, एयरफोर्स में जितनी ताकत है, नेवी में जितनी ताकत है, आप पूरी झोंक दीजिए, वो लड़ाई है। तो अभी हमने जो देखा बहुत लिमिटेड तरीके से काम हुआ। एक एयर वॉर हुई एक रात को, उसके बाद ये सब चलता रहा जो न्यू नॉर्मल बन गया है। इसके बाद अगला स्टेप होगा जब दोनों फौजें मोर्चे पर आएंगी, उसे हम कहते हैं प्री वॉर कंडीशन। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है। अब पूछिए वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है वो ऐसी है, लंबाई में ऐसी है, हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फ़ौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फ़ौज पूरी ऐसे है। तो उनमें क्या होता है, 2 तरीके की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करने की अभी तक, ये एक सवाल आप मेरे से आगे ज़रूर पूछिएगा कि क्या बदला है। अभी तक ये मेरी भी सोच थी कि दोनों तरफ की लड़ाई की डॉक्ट्रिन्स जो होती है कैसे लड़ेंगे वो एक जैसी थी बिल्कुल। उसका मतलब ये होता है कि जो फ़ौज थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, उसमें 2 तरीके की आर्मी थी। एक आर्मी है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग फॉर्मेशन। इनका मतलब क्या होता है कि साहब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई आप इतना नज़दीक बैठे हैं कि आप फ़ौरन जो है 48 से 72 घंटे में आप मोर्चे के अंदर आ जाइए, पहुंच गए। और ये दोनों साइड कर सकती हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है उनकी फ़ौज, हमारी भी। फिर क्या होगा उसके बाद कि जो आपकी ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, स्ट्राइक फोर्सेस हैं, रिज़र्व फोर्सेस हैं, फिर वो आएंगी। वो जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में उनको ला सकते हैं। हमारे केस के अंदर जो लास्ट तजुर्बा था हमारा, जब हमने पूरी आर्मी मोबिलाइज़ करी थी, वो हमने 2001-2002 में करी थी, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था और वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमने देखा था कि 2 हफ्ते लग गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ौज को 2 हफ्ते लगेंगे, उनकी फ़ौज 1 हफ्ते में होल्डिंग भी तैयार है, वो भी तैयार है। अभी न्यू नॉर्मल के पास का अभी उनके पास असला भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज है वॉर। आप समझ गए ना, एक बार फ़ौज आ गई तो फिर अब लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने क्या किया है, पूरी लड़ाई का जो एक लेवल था उसको इतना नीचे कर दिया है कि अब हमको 24 घंटे हमारी फ़ौज को लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये पॉलिटिक्स एक बात होती है, एक हौसला अफजाई करना मुल्क की एक बात होती है। मैं भी चाहता हूँ हमारे मुल्क की हौसला अफजाई हो, पर एक्चुअल लड़ाई जो होती है उसमें इमोशंस नहीं होते। एक्चुअल लड़ाई में सिंदूर की कोई बात नहीं होती। उसमें एक तरीका होता लड़ाई करने का, उससे आप लड़ाई करिए। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपके पास काबिलियत क्या है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक होता है कि अब आप उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ वॉर, जो डॉक्ट्रिन है आपकी। और तीसरा होता है इसको मुकम्मल करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इनमें कहीं इमोशन नहीं होता, इसमें कोई ये देशभक्ति की बात, मतलब नारेबाजी, इसमें कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको बॉटम लाइन देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ लड़ाई का जो थ्रेशहोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, काफ़ी नीचे आ गया। और हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है,
हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ चाइना है, जिसको मैं बोलता हूँ और मैं 2019 से बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, एक तरफ की लड़ाई जो रीइंफोर्स्ड है। अब ये हुई कैसे? अब वो हुई ऐसे कि जब मोदी सरकार ने 370 और 35A हटाया और ये कहा कि साहब अब जो कश्मीर है वो हमारा है, अच्छी बात है, पर ये नहीं सोचा कि इसका मिलिट्री और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है। वो सोचा ही नहीं किसी ने उस समय। तो उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ, अब आप याद करिएगा, जब 370 हटा था तो उसी समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा, ये दोनों गए थे चाइना, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जनरल बाजवा से अलग बात करी थी। अब मुझे कैसे पता है वो करी थी? क्योंकि अप्रैल 2022 में मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था, इमरान खान की सरकार ने, कि पाकिस्तान अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज़ कर रहा है। तो उस फंक्शन में आके बात करने के लिए भी, एक लेक्चर देने के लिए मैं उसमें गया था। शायद मैं ही था एक हिंदुस्तानी जिसको बुलाया था। तो लेक्चर के बाद वहाँ जनरल बाजवा भी थे। तो जनरल बाजवा से मेरी खुद बात हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरल बाजवा ने मुझे ये बोला, मैंने कहा कि आपने तो पूरी अपनी सोच बदल दी। अब आप बात कर रहे हैं पीस की, कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए हिंदुस्तान के साथ। आप बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आपने लेक्चर में भी कहा, आपकी ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी लिखा है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जब मैं चेयरमैन शी जिनपिंग को मिला था तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी थी, एक बात बताई थी कि जनरल साहब, हमें हांगकांग और मकाऊ लेने में कई साल लगे, हमने धैर्य से काम लिया। हमने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई लड़ लें, हमने कहा कि उस वक्त में, वो तो जब आएगा आएगा, हमें अपने लोगों की खुशहाली, लोगों की डेवलपमेंट, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी, जो सिक्योरिटी का आपका मामला है वो आप मेरे पे छोड़िए और आप जो है डेवलपमेंट पे फोकस करिए। तो इसलिए उन्होंने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, जिसमें कि सिविल सरकार इमरान खान की और आर्मी चीफ उस समय जनरल बाजवा दोनों शामिल थे। आगे भी सुनिए एक मज़ेदार बात। अब वो जो हवाई बात नहीं करी थी ये चेयरमैन शी जिनपिंग ने, अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग आए थे चेन्नई महाबलीपुरम सेकंड इनफॉर्मल समिट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो उसमें जब समिट हो गई, हमारे पत्रकारों को बताया गया कि साहब ट्रेड की बात हुई है दोनों देशों के बीच में। अरे भाई, वो ट्रेड के लिए उनका प्रेसिडेंट थोड़ा आएगा बात करने, कोई भी आके बात कर सकता था। तो जो बात वो कह के गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो ये थी कि देखिए, ये जो 3 मुल्क हैं, चीन, पाकिस्तान और भारत, इनमें शांति होनी ज़रूरी है, तभी इस रीजन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, होगी। अच्छा, इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे ऐसे पता है इसके बारे में, और लोगों को भी पता है, क्योंकि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही, जो उस मीटिंग में थे, जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने एयरक्राफ्ट में पत्रकारों को ये बात बताई। उस समय हमारे बीजिंग के कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदू के अनंत कृष्णन थे। ये उनकी रिपोर्ट चाइना से आई थी कि वांग ही ने बोला है कि ये पीस होनी ज़रूरी है, पर हमने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या नतीजा हुआ? उसके बाद जब हमने उसको नज़रअंदाज किया तो फिर अप्रैल 2020 में फिर चाइना ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं बात को, मैं बीच की बात थोड़ी सी कम काट रहा हूँ, तो उन्होंने वो अपना अप्रैल 2020 के अंदर वो यहाँ आके हमारी ईस्ट लद्दाख में आके वो कब्ज़ा करके बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज़ लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि
चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। अब ये मोदी सरकार की जो सिक्योरिटी टीम है उसको इसका मतलब समझना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा, और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में और आगे भी देखेंगे। एक बात जो प्रधानमंत्री के भाषण में और थी, जो चिंताजनक थी, लेकिन भारत में हो सकता है लोगों को उससे काफ़ी खुशी मिली हो, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। जबकि उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमें इस बात का अंदेशा था कि दोनों में न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, और इसलिए हमने दोनों को कहा कि अब ये बंद करो वरना हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। और तब वो दोनों रुक गए और दोनों ने कहा कि हाँ ठीक है बंद करते हैं। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। तो वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस चीज़ को निष्प्रभावी करने के लिए बोल रहे हैं और फिर अपने लोगों में जोश भरने के लिए कह रहे हैं? लेकिन इस बात का और दूरगामी प्रभाव मतलब क्या हो सकता है इसका? देखिए, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत अहम सवाल है, जिसको मैं थोड़े से वक्त लगेगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी कि साहब हम जो है हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 49 को जब पहली लड़ाई कश्मीर की ख़त्म हुई थी तो एक मिलिट्री लाइन बनी थी जिसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे, तब बन गई। वो लाइन आज भी कायम है, उसका नाम बदल गया है, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन कायम होने का मतलब ये है मिलिट्री लाइन का कि जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज़ थी, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे तो इन एनी केस वो जीत सकते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक और स्टडी है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैंने आपको एक सबूत दे दिया कि वेस्टर्न सेक्टर में, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं वो ईस्ट बोलते हैं, जहाँ मिलिट्री लाइन आज भी कायम है, वो हम उसको कभी भी किसी जंग में नहीं हटा पाए हैं। बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 71 की लड़ाई में जब प्रधानमंत्री ने बुलाया था जनरल मानेकशॉ को और उनको बोला कि साहब ये जंग लड़नी है, उन्होंने कहा मुझे 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए, तो तैयारी उनको चाहिए थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर हुक्म दिया था। उस समय ये पूरा वेस्टर्न थिएटर एक होता था, वेस्टर्न सेक्टर, और उसके जनरल होते थे जनरल कैंडिथ। जनरल कैंडिथ को हुक्म दिया था जनरल सैम मानेकशॉ ने, आप इस लाइन को होल्ड करके रखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो है ना घुस पाए ज़्यादा, उसको होल्ड करके रखा। तो कहने का मतलब ये है, कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान कभी आप उसको नहीं हरा पाए हैं। और आज सिचुएशन ये है, जैसे मैंने आपको बताया, 2019 के बाद अब जो है चीन भी मिल गया है, तो अब तो हराने का कन्वेंशनल वॉर में सवाल ही नहीं उठता। तो जब आप उसको कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा पाए तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहाँ से आ गई? अरे साहब, न्यूक्लियर वेपन की बात तो तब होती है ना जब इंसान जो है, एक मुल्क जो है, उसकी मिलिट्री ताकत को आपने इतना तहस नहस कर दिया कि उसका सर्वाइवल इज़ एट स्टेक, तब वो थ्रेट भी देगा और वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ भी करेगा। तो ये एक झूठी धारणा है कि न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, अब क्या है ये, और आप थोड़ी सी और बात बता दूँ इसके बारे में। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उनकी सबसे बड़ी परेशानी कन्वेंशनल वॉर में वो ये है कि उनकी इलोंगेटेड ज्योग्राफी है,
और बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अहम चीज़ें जो है एकदम बॉर्डर के साथ है। लाहौर जो है वो 40 किलोमीटर है अमृतसर से। बिल्कुल। तो उनको ये दिक्कत है कि कहीं अचानक अगर आप घुस गए उसमें 5 किलोमीटर भी घुस गए तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर में फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी है, मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी है, हम फील्ड में छोड़ सकते हैं। पर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अपने ग्राउंड के कमांडर्स को कभी दी ही नहीं, वो आर्मी हेडक्वार्टर होल्ड करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कहना प्रधानमंत्री का या डोनाल्ड ट्रंप का कि एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल थी इसके कारण हम और आगे नहीं गए, तो ये आपकी गलत धारणा है, ये एक बहुत गलत सोच है। ये आपको पहले उनको कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में हराना है। अगर आप सब जंग में नहीं हरा पाए, अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो साहब आप वो क्यों न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, आप समझा दीजिए मुझे। तो यानी फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ही नहीं उठता ना, ये एक बताने का तरीका होता है कि साहब देखिए हमने ये नहीं किया। हमें देखिए, एक मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो ठीक रियलिस्टिक नैरेटिव है जितने लोगों तक पहुँचा पाऊँ वो पहुँचाना ज़रूरी है। हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए कि साहब असलियत क्या है, सिचुएशन क्या है। मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो और वो रेटोरिक में बह न जाए। हाँ, वो उसमें बहना है। जी हाँ। दूसरा एक सवाल जो इस टकराहट के रुकने से जुड़ा हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने बात की और उनके सेक्रेटरी ने बात की, रात भर बात चली और रुका, लेकिन इस बीच और मुल्कों से भी बातचीत चल रही थी, यानी चीन से बात चल रही थी, सऊदी अरब भी इसमें शामिल था और ईरान भी शामिल होगा और दूसरे मुल्क भी शामिल होंगे। तो यह जो पूरा विराम हुआ है, इसके पीछे की डायनेमिक्स को आप हमें समझा पाएंगे? देखिए, ये क्या रहा होगा? हुआ क्या कि 6 और 7 की रात की एयर पावर की लड़ाई के बाद, ये मेरी असेसमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो खबरें आनी शुरू हो गई थी वो ये थी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब हैं, उन्होंने अब रूबियो को कांटेक्ट कर लिया है। अब वो क्या कर रहे थे दूसरी तरफ मुझे नहीं मालूम। फिर पता चला कि इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया है, सऊदीज़ को किया है, यूएई को किया है, टर्की को किया है, सबको, और हर एक से, ये चाइना को किया है, वांग ही से बात करी है। वांग ही और ये जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते थे और वो भी चाहते थे कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, पर सवाल ये है कि इन लोगों को ये कहना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, इन सब से, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब एक तो ये निकला कि जो हमने इतनी कोशिश करी इतने साल कि साहब हम पाकिस्तान से बड़े हैं, हमें दोनों को हाइफनेट मत करो, तो आपने खुद ही हाइफनेट कर दिया दोनों को कि ये करिए। और दूसरा, बार बार ये बोलना कि हम संयम से काम कर रहे हैं और ये आप लड़ाई रुकवाइए, दूसरों बाहर वालों को कहना, इससे तो साफ पता जाहिर होता है कि साहब आप जो है इस बात को यहीं रफा दफा करना चाहते थे और आपकी सोच थी। ये कैसे बनी मैं जानता नहीं हूँ, सलाह दी होगी उनके सलाहकारों ने कि हमने जैसे बालाकोट किया था, बालाकोट में हम जो थे उनकी एयर स्पेस में घुस गए थे, अब हम उनकी एयर स्पेस में नहीं जाएंगे और यहीं से कर देंगे तो वो चुप बैठ जाएंगे। ये सोच थी, जो मेरा असेसमेंट है। तो सोच ही गलत थी, वही मैं आपसे कह रहा था सिक्योरिटी टीम को चेंज करिए। नहीं, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी ये कह रहा था हाँ कि इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा, तो फिर तो सिक्योरिटी एक इसमें क्या है, ये एक हमने वो बना दिया है नैरेटिव पिछले 11 साल में कि साहब हम जो है पीओके को ले सकते हैं, वापस ले लेंगे। वो ठीक है, 1994 में एक वो किया था, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था, पास करा गया था जब ये नरसिम्हा राव की सरकार थी कि साहब ये है, ये हमारा हिस्सा है। अब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन करना वो एक बात है, बार बार रक्षा मंत्री को बताना कि हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, तो आप जो है जनता की एक उम्मीद बढ़ा देते हैं कि हम में इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। साहब आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अब क्या हुआ है, अप्रैल 2020 से ईस्ट लद्दाख में पीएलए आके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान बैठा हुआ है, बल्कि जो आपका सियाचिन है और जो कश्मीर है वो बिल्कुल जो है दोनों तरफ से दबा पड़ा है। और आगे की बात सुनिए,
2010 के अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, प्रीमियर वेन जियाबाओ, जब सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उस समय चाइनीज़ की जो एम्बेसी थी यहाँ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का है, सिर्फ 2000 किलोमीटर का। और उनसे पूछा गया जयशंकर साहब से, उस समय जयशंकर हमारे एम्बेसडर थे चाइना के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि साहब ये बोल रहे हैं 2000 है, आप बताइए कितना है। उन्होंने कहा हमारा बॉर्डर जो है चीन के साथ वो 3488 किलोमीटर है, इन दोनों को आप घटा लीजिए, 1488 किलोमीटर जो है वो चीन मानता ही नहीं है बॉर्डर है। कौन सा है वो लद्दाख है। वही लद्दाख है जो आज चीन अब क्लेम कर रहा है। आज चीन क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है और लद्दाख भी मेरा है, ये वही बॉर्डर है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को कितना जटिल, कितना मतलब डेंजरस बना के रख दिया है। एक तरफ तो हमने उम्मीद लोगों की बढ़ा दी है कि हम पीओके ले सकते हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है कि हमारी जो थ्रेट्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो 370 हटाने से क्या होगा। वो उनका यही था, बीजेपी का आप कोई भी देख लीजिए, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें होता था 370 हटा देंगे, 370 हटा देंगे, तो वो हटाना था। किसी ने ये नहीं बताया इनको, सरकार को, कि इसको हटाने का नतीजा क्या होगा। अब वो नतीजा आपके सामने आ गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने एक बात और कही थी, और आप इसके पहले के इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं कि इसमें भारत ने गलती की है। बल्कि आपने जिस एक शब्द का इस्तेमाल किया था वो बहुत कठोर शब्द था, आपने ब्लंडर कहा था। ये ब्लंडर है, तो जिसकी पूरी देश वाहवाही कर रहा है। विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम साथ खड़े हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। आप उसे ब्लंडर कह रहे हैं। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इतना महत्वपूर्ण फ़ैसला जिसका देश के जनजीवन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, उसके भविष्य पर पड़ने वाला है, अगर वो ब्लंडर है तो फिर हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ब्लंडर वो कैसे है? इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि सबने ये कहा कि जब बहुत दुखद हादसा हुआ 22 अप्रैल को जब पहलगांव के अंदर, तो कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है। सबने कहा, मैं उसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूँ। जी, ये भी आप कह चुके हैं। उसका रीज़न ये है, देखिए, हमारी सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये हटा के 370 को, कि अब कश्मीर नॉर्मल हो गया है। अब अगर वही बात बार बार आपके टेलीविज़न चैनल बताएंगे, मेन लाइन टेलीविज़न जो है वो सब ये जो है बात करेंगे, तो लोग जो होते हैं वो जाना ही चाहते हैं छुट्टी पे कश्मीर की तो अट्रैक्शन है ही है। तो पिछले साल भी कोई 2.5 से 3 करोड़ बताते हैं वहाँ टूरिस्ट गए थे। अब वो 2.5-3 करोड़ जो थे वो फैले ही होंगे ना हर जगह। तो अगर वो वहाँ नहीं होता हादसा तो कहीं और हो जाता। वो क्यों होता? क्योंकि जो टेररिस्ट होता है 10 में से 8 बार उसको फ़ायदा होता है, उसका इनिशिएटिव होता है, क्योंकि वो 2-3 में चलता है, कम लोग होते हैं, वो तय कर सकते हैं हमें कहाँ पर मारना है, किस वक्त मारना है। इनिशिएटिव उनके पास होता है, सिक्योरिटी फोर्स के पास नहीं होता। सो द वेरी फैक्ट कि आपने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि साहब न्यू नॉर्मल, अब ये नॉर्मल हो गया है कश्मीर, पर आपने फ़ौज तो वहाँ से निकाली नहीं, तो नॉर्मल कैसे हुआ ये किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, अगर ये नॉर्मल हो गया है, जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए था, पैरामिलिट्री उसके अंडर होनी चाहिए थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दिया आपने, तो वो नॉर्मल तो था ही नहीं। अगर ये हादसा कहीं वहाँ नहीं होता, कहीं और हो जाता है शायद। अब दूसरी बात सुनिए, हमने ये कहा है कि साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, टेररिस्ट कैंप पे मार के हमने मारा है, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं छुआ। सवाल ये नहीं है कि आपने उनको छुआ कि नहीं छुआ, सवाल ये है आपने पाकिस्तान की सरहद के अंदर असला भेजा है, आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है।
तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की, और अगर वो मुल्क जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, छोटा मोटा मुल्क नहीं है मिलिट्री टर्म्स में पाकिस्तान, ये आप मान के चलिए, छोटा वैसे है, उनकी इकॉनमी ख़राब है, वो 10 प्रॉब्लम्स है, वो अलग है बात, छोड़िए उसको। मिलिट्री टर्म्स में वो कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमने टेररिस्ट पे किया था अटैक, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको हमारा साथ देना चाहिए था इसमें। हाँ, ये उन्होंने कल कहा। अरे जनाब, आपने उनकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया तो उसको रिएक्ट तो करना ही था। हमारी कोई तोड़ के देखे, हम रिएक्ट करेंगे, और हम क्यों करेंगे कहीं पर, हम तो मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे। तो वही आपको रिस्पांस मिला। तो कहने का मतलब ये है, इसको बात ये नहीं है कि अच्छा फिर आपने क्या किया, हम ये कहा कि साहब हमने टेररिस्ट कैंप, अरे साहब वो सब टेम्प्रेरी है। वो आज यहाँ है टेररिस्ट कैंप, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ पर होगा। हासिल क्या किया आपने वो बताइए। जब तक आप मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं मारते, पाकिस्तान मिलिट्री से जंग नहीं करते, कैसे होगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए ये एक, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब आप करने क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ को हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। लड़ाई आपकी चीन के साथ हो रही है थ्रू पाकिस्तान। ये वही बात है जो अभी यूक्रेन में हो रहा है। खैर हाँ, नेटो जो है वो तो नेटो तो बीच में आ ही गया है, लड़ाई कर रहा है। ये शायद गलत मैंने मिसाल दे दी थोड़ी सी। हाँ, पर जो चीन है, चीन हाथ नहीं दिखाएगा, उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। चीन आपको अपना बराबर समझता ही नहीं है, इस लायक नहीं समझता नहीं वो नहीं देखिए, इस समय मैं थोड़ा सा और टॉपिक बदल देते हैं, आराम से बात हो ही रही है। तो देखिए, इस समय शी जिनपिंग ने कहा था कुछ 2018 में कि दुनिया में वंस इन अ सेंचुरी चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है जो 100 साल में कभी नहीं आया। वो बदलाव क्या है? बदलाव सिर्फ इस कारण से है कि चीन एक बहुत तगड़ा मुल्क बन गया है, यहाँ से बदलाव शुरू होता है। और ये जो है अमेरिका को कबूल नहीं है, तो सारी जड़ ये है। और कैसे बना है वो तगड़ा? वो लड़ाई नहीं कर रहा है, वो कामयाब हो गया है। चीन कामयाब हो गया है, और वो कामयाबी जो है वो अमेरिका और वेस्ट वो थ्रेट देख रही है उसको। यानी जैसे विकास कहा जाता है। अरे साहब, वो विकास कर रहा है मुल्क, वो कैसे थ्रेट हुआ विकास? आप समझाइए मुझे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। वो तो भाई बढ़ाएंगे ना। अगर आप देखिए, वेस्ट पैसिफिक जो है उसमें आज की डेट में 360 मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की। आप किसी भी मुल्क को 360 बेसेस से घेर लीजिए तो वो क्या करेगा? वो ताकत ही तो बढ़ाएगा अपनी, आपसे लड़ने के लिए। वो वही कर रहा है। देखिए, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ चाइना की, मैं आपको एक रैशनल बता रहा हूँ कि दुनिया बदल रही है, हमको भी समझना है। हमको समझना है सिक्योरिटी इक्वेशंस बदल रही है। ये भी कह देना कि दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर। अरे साहब, दिस इज़ द एरा ऑफ वॉर। ये तो उल्टा सच है। क्यों सच है? क्योंकि पूरा शिफ्ट हो रहा है दुनिया के अंदर। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, चाइना पे वो दबाव डालने में लगे हैं, वहाँ पर देखिए वो वेस्ट टूट रहा है उनकी। तो क्या हो रहा है ये? दिस इज़ द एरा ऑफ वॉर। इस एरा ऑफ वॉर में आप जब शांति से रह सकते हैं
तो आप क्यों नहीं रहना चाहते? अच्छा, कैसे रह सकते हैं शांति से? देखिए, सार्क है आपके पास, आप सार्क को, चलिए मैं रुक जाता हूँ, शायद आपके कुछ सवाल होंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ हाँ नहीं, लंबा होने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं जी। मैं सिर्फ इस चीज़ यहाँ थोड़ा रोकना चाह रहा था आपको, जी। क्योंकि एक साथ दो बातें कही जा रही हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जी। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दरअसल अभी जो सेंट्रल फोकस है वो वॉर अगेंस्ट टेरर है, और ये पिछले कई वर्षों से, दशकों से ये बात चल रही है, और वहाँ से वो सेंटर हिला ही नहीं है। तो अभी जैसे मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा और बाकी अखबारों को, जिसमें इस बात की बड़ी तारीफ़ की जा रही है कि इन्होंने इसको एक ग्लोबल इशू में कन्वर्ट कर दिया है, वॉर अगेंस्ट, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर, उसका ये हिस्सा है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे साथ चल रही हैं? यानी आप टेरर को कह रहे हैं कि अब दिस इज़ द सेंट्रल थिंग एंड वॉर इज़ नॉट। देखिए, आज की डेट में ये जो मैं बता रहा हूँ चेंजेस हो रहे हैं, जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग चेंज है जो पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला देगा, वो है यूक्रेन की लड़ाई। मिडल ईस्ट की नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। वो यूक्रेन की लड़ाई है। वो इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में जो है, आपके पास एक तरफ रशिया है जो एक ग्रेट पावर है, और दूसरी तरफ आपका नेटो है। अगर नेटो हारता है, इसका मतलब ये है कि पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो अमेरिका ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो गिर जाता है। और उसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी देखिए चीन के प्रेसिडेंट गए थे वहाँ, विक्ट्री डे परेड पे गए थे, मई 9 को थी वहाँ पर विक्ट्री डे परेड, तो वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो रिश्ता है चीन का और रशिया का बहुत गहरा है। वो कन्वेंशनल वॉर हो रही है, वो वॉर ऑन टेरर नहीं है। वो वॉर ऑन टेरर का ज़माना निकल गया, वो निकल गया ज़माना। वो 9/11 था, उसके बाद जब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, वर्ल्ड यूनिपोलर हुआ दिसंबर 1991 में, जब सोवियत यूनियन हारा नहीं, टूट गया, ढह गया, उस समय हुआ। तो उसके बाद 9/11 हो गया। 9/11 से फिर अमेरिका ने कहा नाउ देयर इज़ अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। देखिए, अब जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो बात कन्वेंशनल लड़ाई की हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, अब जो नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि ईरान से लड़ाई हो जाए। अब ईरान की जो सपोर्ट है, उसका एक हिस्सा है ये हिजबुल्ला, ये हुतीज़ और ये हमास, ये एक हिस्सा है उसके। तो वो एक मिक्स्ड हाइब्रिड वॉर है। पर ये कहना कि वॉर ऑन टेरर, मेरे हिसाब से इस समय जब इतनी शिफ्ट हो रही है, दुनिया जो है कन्वेंशनल वॉर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। आज जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका की टेररिज्म नहीं है, उनको कोई लेना देना भी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिलिट्री पावर, मिलिट्री शक्ति चाइना की। वो चाइना के साथ टेररिज्म नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है, सोच है, उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ये ठीक है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ 34 साल ये काम किया है, 1991 से ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये सही है। पर अगर आप उसको गहरी तरीके से सोचिए तो ये क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है क्योंकि 1991 से हिंदुस्तान की कोई भी सरकार, ये बीजेपी सरकार नहीं, कोई भी सरकार और कोई भी मिलिट्री लीडरशिप ने ये नहीं सोचा कि साहब अगर हम अपनी मिलिट्री ताकत इतनी बना लें कि पाकिस्तान को लगे कि अगर मैं ये करता रहूँगा तो खतरा है, तो वो बंद कर देगा। यानी जिसको आप असल डिटरेंस कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल डिटरेंस। हमने कभी वो बनाया ही नहीं, हम इसी में लगे रहे कि साहब हम ये काउंटर टेररिज्म करेंगे। तो आज भी जो हमारा नैरेटिव है वो एक पुरानी दुनिया का नैरेटिव है। ये कहना कि एंड ऑफ वॉर, it is not the end of war, it is the era of war, because all these shifts are taking place and these are big shifts in the world, and it is the era of terrorism. No, it is not the era of terrorism. terrorism का era तो कभी था ही नहीं, because definition terrorism की अलग है, अलग मुल्क के लिए। वो इसलिए बन गया era of terrorism
जस्ट बिकॉज अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट बुश ने 9/11 के बाद, कि नाउ देयर इज़ अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, तो उसको सबने ज्वाइन कर लिया। तो वो तो बहुत पुराना नैरेटिव है। तो हमारी जो सोच है उसको भी मेरे को लगता है बदलना चाहिए। और देखिए, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये काम है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी टीम का। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं, इनको सोचना है। मैं प्रधानमंत्री को इसमें कोई दोष नहीं देता। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री उस सिक्योरिटी टीम को बना रहे हैं, उस सिक्योरिटी टीम के साथ हैं। तो फिर अच्छे लोगों को बुलाइए ना। पॉलिटिकल लीडरशिप उन्हीं की है। अरे साहब, तो ढंग के लोग एडवाइज़र ले आइए ना। हाँ, तो आप कह रहे हैं आप दोष नहीं देते? नहीं, इसलिए नहीं देता क्योंकि उन्होंने एडवाइज़र गलत चुने हैं, पर एडवाइस जो है वो इसलिए गलत आ रही है। हाँ, आप सही एडवाइज़र ले आइए, आपको सही एडवाइस मिल जाएगी। हाँ, जिसे आप डोवेल डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। अरे वो साहब, कोई डॉक्ट्रिन वगैरह नहीं है। हाँ, जैसे तो कहा जाता है चलिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। चलिए, मैं जिस एक प्रश्न को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जी। वो ये कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही, वह थी, और जो ज़्यादा चिंताजनक थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी, अब बात सिर्फ एक दो मसलों पर होगी, आतंक के मसले पर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मसले पर, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि यह एक तरह का गतिरोध है, एक तरह का स्टेलमेट है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप पहुंचेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमारा, मैं जैसे आपको समझाता हूँ, हमारा नुकसान हो रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, चाइना का और पाकिस्तान का गहरा रिश्ता है। जितने भी हमारे साउथ एशिया में मुल्क हैं छोटे छोटे, भूटान को छोड़ के, सब ने ज्वाइन करा हुआ है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2014 में मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि नेपाल में सार्क की समिट हुई थी। वहाँ 3 मुल्क थे, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जिन्होंने ये मांग रखी कि चीन, जिसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस है सार्क में, उसको हम फुल मेंबर बना दें। वो इंडिया को, मोदी सरकार को मंजूर नहीं थी। तो वो कुछ ऐसा हुआ कि 2016 में उरी में अटैक हो गया। तो